वेलकम टू न्यूज़ फरियाद। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत में ज़्यादातर बहस तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने या छिन जाने पर होती रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक मौका पर इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने इनफरादी तौर पर बल्ले के निशान के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं दायर कर दी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो उनके सब मसले हल हो जाते। जरा देखिए। Political party थी PTI. It was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है। Sorry, let me just complete. हमारे सामने आएंगे। Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, forget the party, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था। अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते। नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का रेंटर फॉर्म अलग होता है। नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते। वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes, यही हम करना चाहते थे, इलेक्शन कमिशन ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहते हैं? Please, again you use the word हम करना चाहते थे। Who are you? Who are you? बड़ा क्लियर क्वेश्चन था चीफ जस्टिस की तरफ से। और भी बहुत कुछ अहम बातें हुई हैं आज कोर्ट के अंदर। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ साहब फॉर गिविंग अस टाइम। ये जो चीफ जस्टिस ने ख़ास तौर पे ये बात कही कि ना आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मैसअप करते, ना ये मसला होता। इज़ इट एज सिंपल? नहीं, ये सिंपल नहीं है। ये तो असल में बुनियाद इस केस की ये होनी चाहिए थी जिस बुनियाद को खातिर में ही नहीं लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने जो जजमेंट लिखी है, सिंबल निशान, पार्टी का निशान, उसको कहते हैं पार्टी का निशान, पार्टी का निशान पर होता ये वोटर का निशान है। यही बुनियाद गलत है कि जी पार्टी से निशान ले लिया। पार्टी के 10 अगर ओहदेदारों ने गलत काम किया, उनसे गलती हो गई कि उन्होंने इलेक्शन ठीक ना कराए, वो प्रोसीजर ठीक नहीं अपनाया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो आप 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 1 करोड़ वोटर जो उस पार्टी का है उसको सज़ा देते हैं कि उससे सिंबल ही ले लें। सिंबल तो उसकी सहूलत है, सिंबल उसका फंडामेंटल राइट है, पार्टी ही का नहीं। पार्टी ये कहते उर्फ आम में है कि उस फलां जमात का सिंबल तीर है, फलां का शेर है, फलां का फलाना सिंबल है। ये सिंबल होता है इसलिए कि आपकी 70% आबादी नाखानदा है। अब हिंदुस्तान में कल इलेक्शन हुए, परसों ख़त्म हुए, वो भी सिंबल पे चलते हैं। श्रीलंका में सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ खानदगी 99% या 100% है। बांग्लादेश में पड़ती है, सिंबल लगाते हैं। सिंबल से अब बंदा अपने कैंडिडेट को पहचानता है जो अनपढ़ होता है। तो ये निशान तो उसका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हुई हैं। एक के पार्टी बना के और पार्टी का सिंबल लेना, ये पार्टी बना के और इलेक्शन लड़ना और पार्टी के इजाज़त होना इलेक्शन लड़ने की, ये 1988 में बीबी शहीद के केस में फ़ैसला किया था। फिर उन्होंने फ़ैसला किया था दूसरा कि सिंबल जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट, फंडामेंटल राइट है। इसको नहीं। इत्तेज़ाज़ साहब, आज आपने अगर पूरी हेयरिंग देखी हो और बहुत सारे कानूनदानों ने ट्वीट भी की, इस पे कमेंट्री भी की, एक ऐसा तासुर गया जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत मौजूद हैं वो, लेकिन वो मुसलसल दिफा करते रहे बल्ला ले लेने के फैसले का। इतनी ज़रूरत क्यों उन्हें महसूस हो रही थी कि बार बार ये बात असर्ट करें कि वो फैसला लेकिन ठीक था, आपकी अपनी गलती की वजह से था? फरिया, मैं तो समझता हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे राय में तो चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच की सरबराही करनी नहीं चाहिए थी। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनका ख्याल में या अदालत में उन्होंने क्या कोर्ट रूम में क्या फरमाया है,
उसका ज़्यादातर अगर आप देखें ये बल्ले के केस का डिफेंस उन्होंने उसके सामने भी किया है। वो जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है बीबी, उसके सामने उसको जो ख़त लिखा है आपने उसमें जो एक जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ वो कर रही है गवर्नमेंट, उसके को पूरा उनको जस्टिफाई किया है और अपना और उसमें बड़ा क्लियरली ये भी जो कंट्रोवर्सी निशान की आई है होती रही है अदालत में, ये अदालत में मामला था, आप उस पर एक ओपिनियन देते हैं एक प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस तो नहीं, पब्लिक कॉरेस्पॉन्डेंस में, और एक दूसरे मुल्क के एक ओहदेदार अफसर के मिस मैरियट, उसके सामने आप ये अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको मौक़िफ़ पेश करने की थी, ये तो फॉरेन ऑफिस का काम है। फॉरेन ऑफिस को आप कहते कि आपने क्या कर सो वी कैन कंक्लूड कि चीफ जस्टिस फुल ओनरशिप दे रहे हैं उस फैसले को। ही इज़ लाइक टेकिंग द ओनरशिप कि मैंने ये डिसीजन लिया था, हालांकि बेंच था, और इसको डिफेंड भी करना है। ये तासुर नहीं आता? ये तासुर तो आप फरमाते ही इतना ज़्यादा है, ज़्यादा हर वक्त आप एक हैं और बाकी 7-8 जजेस जो बोलते हैं वो सवाल करते हैं, उनमें से आप एक हैं। पर वो आप कि आप फिर उसको डिफेंड करने लगते हैं तो वो लगता है कि जिस तरह आपकी अपनी कॉज है। अब वो बेंच 3 मेंबर का बेंच था जिसने ये फैसला किया। उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने ये इस बुनियाद को देखा ही नहीं कि ये बल्ले का निशान जो है ये वोटर का, करोड़ों वोटर्स का निशान है, और इसी तरह 3 करोड़ वोटर्स का निशान है। शेयर आजकल बहुत डाउन है, पर फिर भी करोड़ एक वोटर्स का तो निशान आज भी होगा। और क्या ये जो अब ये वोटर्स के निशान है, ये वोटर्स को आपने डिसएनफ्रेंचाइज करना है अगर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन को अंडर दी इलेक्शंस एक्ट जो पहले शिकें थी इलेक्टोरल रोल्स एक्ट ऑफ 1976 में, वो अब इधर आ गई हैं, उनके तहत आपको नोटिस देना पड़ेगा उस वोटर को। मेरा नाम आप निकाल दें, मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं वोट ही नहीं डाल सकता, आई एम इनकैपेसिटेटेड टू वोट, मेरा वो निशान है, मुझे वो तो वो ये इसकी फाउंडेशन ही गलत रखी गई कि पार्टी का निशान है, पार्टी से ले रहे हैं। और अगर आप पार्टी का, मैंने जैसे पहले मैं अर्ज कर रहा था, पार्टी के 10 ओहदेदार मिलके घपला कर दें इलेक्शन में, तो आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोटरों से उनका हक के ये वोट वही खत्म कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? अब अगर हम उस फैसले को देखें एजाज साहब, आप तो उस वक्त जिस वक्त हो रहा था केस तब भी आप बड़ा क्लियर थे अपने स्टांस में, लेकिन अब जब हम फैसले को देखते हैं तो वही जमात जिसका निशान ले लिया गया, वही जमात पहले कह भी रही थी कि हमें लगाया जा रहा है दीवार से, जिसका आज जस्टिस अथम ने जिक्र भी किया कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते इन वाक़यात से। सो ये भी एक रियलिटी है कि वही जमात कह रही थी कि हमें पीनलाइज किया जा रहा है जिसका निशान लिया गया, और डिस्पाइट ऑल ऑड्स, आपने अभी खुद फरमाया कि कितना ज़रूरी है निशान, उसके बावजूद लोगों ने ढूंढ कर जो भी निशान थे उस जमात को लीडिंग जमात ज़रूर बना दिया, फिर भी वो सबसे ज़्यादा वोट ले गई इस इलेक्शन में। सो अब इन हाइंडसाइट क्या उस फैसले के ऊपर ज़्यादा सवालात नहीं होंगे इन 2 बातों की राय में कि मोस्ट पॉपुलर जमात भी थी, ज़्यादा उसको कोने में लगा दिया गया था, फिर कैसे ये डिसीजन दिया गया? देखिए, इस बेंच पे भी चीफ जस्टिस साहब मेरा ख्याल बैठे इसीलिए हैं कि उस फैसले का, अपने फैसले का दिफा कर सके, वरना उनका बैठना कोई इतना मुनासिब नहीं था। वो उस ख़त के, पर्टिकुलरली उस ख़त को उन्होंने, आपने देखें भेजा किसको, जो बिल्कुल ला ताल्लुक़ है, वो भेज दिया आपने उसको टू द लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड, उसको भेज दिया, एंड टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सारे यूके के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को भी आप वो ख़त कॉपी करके भेज रहे हैं और रजिस्ट्रार से दस्तखत करवा रहे हैं।
कुछ समझ नहीं आई. He should have gone to called the foreign office over and spoken to the foreign secretary, asked him to do So something. coming to reserved ये तो seats इन्होंने now. अब directly ये तमाम तो आज ज़ेर बहस अदालत पे से हमने बात की. असल मामला तो रिजर्व सीट्स का है. ये रिजर्व सीट्स किधर जानी चाहिए? रिजर्व सीट्स उस पार्टी को जाने. अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लें. इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट आप रखे हैं आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 मुझे इजाज़त देता है, हक देता है कि मैं किसी भी पार्टी में शामिल हो जाऊं. जाहिर है वो रजिस्टर्ड पार्टी होगी, 175 रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं. वो मुझे ये इजाज़त तो नहीं देता कि मैं टीटीपी में शामिल हो जाऊं. खुदा न खास्ता मतलब है, या किसी ऐसी मतलब जमात में जो दहशतगर्दी भी कर रही हो. और तो मैं, लेकिन लेजिटिमेट पार्टीज़ 175 हैं गालिबन, उनमें रजिस्टर्ड पार्टीज़, उनमें से मैं किसी को चूज़ करके शामिल हो सकता हूँ. आर्टिकल 17 गिव्स मी दैट फंडामेंटल राइट. अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं आपका ये फंडामेंटल राइट था 175 पार्टीज़ में से किसी को चूज़ करके उसमें शामिल हो जाने का एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. ता वक्त है कि आप इलेक्शन लड़ के जीत गए एज इंडिपेंडेंट. अब आप सिर्फ उन पार्टीज़ में शामिल हो सकते हैं 10 पार्टीज़ ने, 12 पार्टीज़ ने जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, क्योंकि ये एक्ट कहता है, अब एक्ट ये कहता है कि कंटेस्टिंग पार्टीज, एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकता एक्ट. तो ये तो तजाद है, अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. पर आप कहते हैं, मेरा क्या जवाब है, मैं कहता हूँ भाई साहब ये 13 पार्टीज में से मुझे कोई पसंद नहीं. मुझे तो वो पसंद है, रजिस्टर्ड है, पार्टी है, वो है लेट्स से पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी. मैंने तो उसमें जाना है. आपको आज़ादी है, जाएँ. 3 दिन आपको दिए गए हैं, 3 दिन, तीसरे दिन काउंट होगा कि पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी भी शायद उस तीसरे दिन अगर 40 बंदे MNA उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है. उस दिन जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसमें उसको अपने तनासब से वो मिलेंगे सीटें. तो इसमें तो कोई दुश्वारी नहीं है ख़ास. राइट. सो आपने एक मशवरा भी दिया है बानी PTI को, ख़ासतौर पर ट्वीट्स वाले मामले पर. ज़रा हम चलाते हैं वो मशवरा, दिखाइएगा. मैं कोई इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं देखता. तो इसमें उसने खुद इमरान खान कुछ अपने लिए रुकावटें पैदा की हुई हैं, जो किसी से बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ये उसको नुकसान दे. फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बात हर चीज़ से करो, मानो किसी की तरह नहीं माननी. पर अगर ये तैयार हो मिसाल के तौर बैक चैनल पे, मुझे ये नहीं पता कि ये सदर जरदारी से मिलना, मेरा ख्याल है सदर जरदारी बहुत सारे इनके लिए दरवाजे खोल सकता है. सो ये आपने बड़ी अहम बात की है कि बातचीत करनी चाहिए. ये आपको लगता है कि एट सम पॉइंट एहसास होगा PTI को, बानी PTI को? वो बादस खराबी बिस्यार होता है. मैं इस व्यू का था, मैंने ये इमरान से कहा भी था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ना देना, बिल्कुल इस्तीफ़े ना देना. और सारी पार्टी ने भी शायद कहा था. तो वो इस्तीफ़े दे के मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उससे. और क्योंकि उसमें इन्होंने रिकवर बड़ी, उसके जो एंटी एलिमेंट्स थे उसके मुखालिफ, उन्होंने बड़ी ग्राउंड रिकवर किया, क्योंकि वो असेंबलियों में ये थे ही नहीं PTI वाले. तो उनको नुकसान हुआ. फिर दूसरी 2 असेंबलियाँ भी, वो तो खैर मैं जायज़ समझता हूँ डिज़ोल्व कर रही, क्योंकि ये कोई सोच ही नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था. मैं आज तक नहीं सोच सकता हूँ कि इलेक्शन, एक असेंबली डिज़ोल्व हो जाए और 90 दिन में इलेक्शन ना हो. ये जो राजा सुल्तान सिकंदर और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सारे, ये मुजरिम है इस मामले में. इनको इख्तियार मिल जाता है. राजा सुल्तान सिकंदर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, ही बिकम्स वर्चुअली द चीफ एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 118 एंड आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही बिकम्स द चीफ एग्जीक्यूटिव. एवरीबडी हैज़ टू ओबे हिम एंड ही हैज़ टू सी दैट द इलेक्शंस आर हेल्ड 90 दिन के अंदर एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. इसने जनाब वो 90 दिन गुजरने दिए. कभी कहता है मैं सदर से नहीं मिलने जाता,
आइन कहता है मशवरा करो, कानून कहता है मशवरा करो, कहता है मैं नहीं जाता। अब इसके गले में फंसी हुई है वो फॉर्म 45, वो अब बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। फॉर्म 45 के जो बेनिफिशरीज़ हैं, वो फॉर्म 45 आप जानती हैं, फॉर्म 45 में तमाम पोलिंग स्टेशंस के और तमाम कैंडिडेट्स के वो रिजल्ट्स कॉलम्स में दिए हुए होते हैं। उनका टोटल नीचे जो टोटल होता है वो फॉर्म 47 में चला जाता है। अब यहाँ जो टोटल हुआ है वो अगर 20,000 वोट है तो वहाँ नवाज शरीफ के 1,20,000 निकले हुए। वो 3 को 8 कर दिया है, 14 को 514 कर दिया है। ये इस किस्म, ये तो खुद इलेक्शन कमीशन ने दिखाए हैं ना, ये तो खुद इन्होंने पोस्ट किए थे ऑन देयर वेबसाइट, ये फॉर्म 45। इत्तेज़ार साहब आप ये कह रहे हैं कि असेंबलियां तोड़ना, इवन यू कुड नॉट रियलाइज के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये वॉइड तो हुआ। कानून में ये शिकम अब नजर आ रही है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन नहीं हुए और कुछ भी नहीं हुआ। सो ये एक रास्ता खुल गया है, कभी भी ऐसे हो सकता है दोबारा। नहीं, आई होप ऐसा नहीं होगा कि कभी भी ऐसा हो सके। ये बहुत सारी बिद्दतें, आपको पता है पहले तो बड़ा आसान था मार्शल लॉ लगाना। अब आर्टिकल 6 कहता है 18वीं तरमीम के बाद कि हर वो जज जो इसको सैंक्टिफाई करेगा बाय एनी नेम कॉल, मार्शल लॉ को, इमरजेंसी को, कुछ को, वो उसकी सज़ा उसको, उस जज को भी होगी जो इंडोर्स करेगा। और आपने देखा मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, मुशर्रफ को सज़ा हुई और फिर वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सका जिंदा। अब उसने बीमार भी था, सब कुछ उसके लोगों को बड़ी हमदर्दियां भी हो रही थी। इजाजत है, क्विक ब्रेक ले रहे हैं। सो सॉरी मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अदलिया मुखालिफ बयान पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है, जो बयान हल्फी है, कि जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साथ को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ सेनेटर फैसल वाडा ने भी तौहीन अदालत केस में शो कॉज पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा फ़र्क है। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की बेहतरी था। ये भी उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जवाब मौसूल न होने पर 15 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जज या अदलिया पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि जस्टिस अतहर मिनल्ला की तारीफ की। किसी भी तरीके से अदालत का वक़ार मजरूह करने का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा के लिए फ़ौज और खुफिया इदारों की मजबूती ज़रूरी है। अदलिया के साथ फ़ौज और खुफिया इदारों की मजबूती का इन्हिसार अवामी तायद पर है। इत्तेज़ार साहब मुश्किल में हो सकते हैं फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब? मुस्तफ़ा कमाल ने तो अगर माफ़ी मांग ली है गैर मशरूत, तो फिर तो शायद वो उस पर नरमी रवैया रखे अदालत पर। फैसल वाडा ने ये जो बात की थी कि आपकी पगड़ियों के साथ फुटबॉल खेलेंगे, कुछ इस किस्म की बात अगर इतनी सख्त की थी तो उनके लिए रियायत मिलना उसको बहुत कम उसका चांस है। पर इसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि गवर्नर ने भी ऐसी बात की थी और एक साहब और भी हैं जिन्होंने, ज़हन में से मेरा नाम उतर रहा है, जिन्होंने इस तरह की बात की। वो पहले भी एक दफ़ा डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अब गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं। आपने राइटफुली कहा, गवर्नर टेसोरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। हाँ, उनमें से इन दो को सिलेक्ट किया गया, ये एक गलत बात थी। पर बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक़ है ये इसका कंटेम्प्ट का, वो कंटेम्पचुअस तो था, स्टेटमेंट तो कंटेम्पचुअस था बज़ाहिर, वादी नज़र में उसका कोई एक्सप्लेनेशन बहुत ही अनोखा दे सकें तो दे उनका हक है उसका वाडवा का। पर वो तो अब वाडवा का भी तो स्टेटस बड़ा अजीब है ना,
ना वो MNA सेनेटर है मुस्लिम लीग का, ना वो सेनेटर है पीपल्स पार्टी का, ना वो सेनेटर MQM का है। वो किसका सेनेटर है? पीपल्स पार्टी ने तो हिमायत की हैंडलर और माइंडर्स कुछ और ही हैं। उन्हीं हिमायत याफ्ता मैं वो कह देते हैं। वो इसी तरह अनवारुल हक काकड़ ये कहाँ से आ गए? इनको तो कोई टिकट किसी से भी नहीं मिला और इंडिपेंडेंट खड़ा होना नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली 100-125 करोड़ का आजकल पड़ता है। जो पिछली इलेक्शन में रेट अगर लिए जाए उनसे थोड़े से बढ़ा दिए जाए तो ये लेकिन इजी वे आउट इनको कोई हैंडलर्स ने बेहतर हैंडलर्स मिल गए हैं कि ये पहुंच गए। अब वहाँ पहुंच के उनका भी ख्याल था कि हमें इम्यूनिटी और इम्प्यूनिटी वही है जो कि हमारे हैंडलर्स को है, तो इतनी तो रियायत नहीं बरतेगी अदालत इनके साथ। राइट बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट मुख्तलिफ उमूर पर, ख़ास तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में अदलिया की तरफ से हम किस रुख में देखेंगे फैसले होते हुए। हम ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हमूदुर रहमान कमीशन से मुतालिक ट्वीट्स अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल खड़ी करने जा रही हैं। एक जानिब पार्टी की आदत को FIA ने तलब कर रखा है तो दूसरी जानिब इन ट्वीट्स की बुनियाद पर पार्टी पर पाबंदी लगने की बातें शुरू हो चुकी हैं। आज PTI की क़यादत ने मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से FIA तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI गौहर खान, सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, शिकायत करंदा डेप्यूटी डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्स देना था। ट्वीट का मकसद मुल्क को बुहरान से निकलने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। FIA की कंप्लेंट में कहा जाता है, जो कि कंप्लेंट नहीं बल्कि ट्रायल के बगैर फैसला मालूम होता है। लेकिन लग ये रहा है कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि किस बड़ी हद तक ये एक संजीदा मामला बन सकता है। हम क्यों कह रहे हैं? कुछ दिन पहले सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि PTI पर पाबंदी भी लग सकती है। ज़रा देखिए, कल बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बड़ी कामयाबी मिली। दोनों रहनुमा मज़ीद केसेस की वजह से फ़िलहाल जेल से बाहर आ सकेंगे कि या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। लगता यह है कि शायद ये अभी बहुत जल्द मुमकिन ना हो। हुकूमत ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि साइफर एक हकीकत है और अदालतों को ऐसे हसास मामलात का इदराक होना चाहिए। लेट्स वॉच इट। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ना ही हमसे किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन की जाए। इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कानून और आइन के मुताबिक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसके मुताबिक अगर प्रोसिक्यूशन ने ये समझा कि हमें अपील में जाना चाहिए तो प्रोसिक्यूशन का डिसीजन होगा। मैं ये समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान को देखते हुए, अदालतों को इस चीज को, सेंसिटिविटी को जानते हुए इस पूरे साइफर के मामले पे एक नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहिए था। मेहबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं एंड सलमा भट्ट भी हमें ज्वाइन करेंगी। थैंक यू बोथ ऑफ यू लेडीज़। सबसे पहले तो क्योंकि आपके वालिद हैं सो आपको यकीनन बहुत खुशी होगी एंड कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इसके अलावा किसी में सज़ा नहीं है शाह साहब को मुकदमे में, लेकिन मुकदमात काफ़ी सारे हैं उनके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम फ़रिया, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा और किसी मुकदमे में उनको सज़ा नहीं है। मुकदमे तो ढेर हैं। आज सुबह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने पिटिशन दायर की थी यही मालूमात हासिल करने के लिए कि कितने FIRs हैं जिसमें या केसेस हैं जिसमें वो दरकार हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। तो वहाँ पर हमें बताया गया, सब प्रोविंसेस से हमने मालूमात हासिल की। सिंध में कोई नहीं है, बलूचिस्तान में कोई नहीं है, KPK में कोई नहीं है, पंजाब के अंदर 38 केसेस हैं और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर 17 केसेस हैं। अब इनमें से बेशतर वो केसेस हैं कि जिनमें उन्हें ऑलरेडी बेल हासिल है। 8 लाहौर के 9 मई के केसेस हैं जो आपके सामने, जिनके ऊपर उन्हें रिमांड में इस वक्त रखा गया है। कल तक वो रिमांड पर हैं। उसके लिए भी हम कल पिटिशन दायर करेंगे उसकी क्वॉशमेंट के लिए।
और उसके अलावा कुछ नए केसेस हैं, 5 नए केसेस हैं। मगर इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि आज जब अदालत में ये बात हो रही थी और वो केसेस का बता रहे थे, तो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने भी उनको भी थोड़ी हैरत हुई और उन्होंने भी कहा कि ये क्या थोक के हिसाब से आप लोग FIRs बांट रहे हैं। ऐसा क्या किया है उन्होंने कि आपने 38 FIR दर्ज कर दी। और इस्लामाबाद का भी उन्होंने पूछा कि ये 17 थाने हैं FIR में या एक ही थाने में, एक ही मुकदमे में मल्टीपल FIRs हैं। वैसे तो हैं 17 थाने? मुझे नहीं मालूम, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। वही चीफ जस्टिस हैं जिस पे PTI ज़्यादा खुश नहीं है। देखिए, मैं अपना अगर ज़ाती बात करूं तो हमने हमेशा सरेखम हमेशा हर अदालत के फैसले को तस्लीम किया है। मैं तो इसमें यकीन नहीं रखती कि किसी भी जज की ज़ातियात पर गुफ्तगू हो। हाँ, आप जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आपका हक बनता है, आप जजमेंट पे बात कीजिए। हमने हमेशा की, तस्लीम भी किया, मगर जो रिजर्वेशन थी उनको हमेशा इजहार भी किया। बहुत अच्छा लगा कि सिस्टम चला। हम हमेशा उम्मीद थी, हमने कभी उम्मीद तो नहीं हारी थी ना, हम परसू करते रहे लीगली, और जो लीगल रास्ता है उसको हमेशा हमने अपनाया, क्योंकि हम अभी भी यकीन रखते हैं। देखिए, सिस्टम तभी मजबूत होगा जब हम सिस्टम के पीछे लगे रहेंगे और उसको हाँ, शायद उसकी खामियां भी दिखाकर उसको हम मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर भी बिलीव करते हैं। इसके बारे में रिपोर्ट हुआ कि शाह साहब वाज अ बिट अपसेट अबाउट दिस। बिल्कुल शुरू में, जब पहले ये केस शुरू हुआ था एंड जिस दिन चार्जेस फाइनली फ्रेम हुए थे, तो तब हमारी मुलाकात हुई थी जब बाबा से, तो उन्होंने तब यही कहा था कि आज मेरा दिल रंजीदा है, क्योंकि मैंने 40 साल अपनी ज़िंदगी के इस मुल्क को दिए, सियासत की हमेशा ईमानदारी से, दयानतदारी से और इंटेग्रिटी के साथ, और अपने मुल्क के मफाद को हमेशा पहले रखा, अव्वल रखा, और अपने मुल्क के लिए जो मैं कर सकता था किया। मैं 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहा इस मुल्क का, और मैं जानता हूँ कि मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने मुल्क के लिए जो हो सकता था किया, और आज मुझे गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा इस बात का दुख तो ऑब्वियसली ठेस पहुंची, उनको बहुत तकलीफ पहुंची। So he should be a happy man now. Yes, we are all happy। देखिए, हम सब खुश हैं। एक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों गद्दार हैं, उन्होंने मुल्क से गद्दारी की, उनके इक़दाम से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को ठेस पहुंचा, दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ। और कल अल्लाह के फजलो करम से ये जो बयानिया था ये चूर चूर हो गया। ठीक है, आगे इजाज़त दें सलमा भट्ट साहिबा। बैरिस्टर अकील मलिक और तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा साइफर केस फैसले के खिलाफ अपील में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत नहीं प्रोसिक्यूशन अपील में जाएगी। एग्जैक्टली इस केस के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे जो कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स कवर कर रहे थे, उन्होंने हाईलाइट भी किए। आपको लगता है कि आप बेहतर तौर पे अब इसको लड़ सकेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं साइफर केस पे बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मेहरबानो कुरैशी बैठी हुई हैं और ये डायरेक्टली उनके वालिद पे। तो देखिए, यहाँ पे जो अभी जो बात करी है, ये एक बेटी करी है अपने वालिद के लिए और वो परस्यू करी है, उसका पूरा राइट है। तो लिहाजा मैं इस हवाले से शाह साहब पे या उन पे इस वक्त मेहरबानों की प्रेजेंस में कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि एक बेटी का सेंटीमेंट बाप के लिए क्या होता है और वो वालिद के लिए किस हद तक फाइट भी कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है, और जाहिर बात है वो चाहती है। तो उनकी वो जो खुशी है या जो भी है और जो उनकी विन है वो उनको मुबारक हो, मैं उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक साइफर केस के हवाले से अगर बात करते हैं आप, तो बिल्कुल देखें, अगर साइफर केस की प्रोसिक्यूशन में कुछ लूप होल्स थे और कुछ टेक्निकल कमजोरियां थी, तो उस पर मेरा ख्याल है कि जो जज साहब हैं वो इसको रिमांड भी कर सकते थे। और दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने बहुत जल्दी की साइफर केस का फैसला निपटाने में, जबकि तारीख में ऐसा नहीं होता। देखिए, साइफर एक बिल्कुल ओपन केस है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात जरूर करूंगी। 3 बार पहले भी रिमांड हो चुका है, आप कहेंगे कि फिर दोबारा हो चुका है। मैं सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से साइफर में बात करना चाहूंगी कि देखिए, साइफर का इल्जाम मैंने नहीं लगाया हुआ, आपने नहीं लगाया हुआ।
साइफर मैंने या आपने नहीं लहराया। साइफर इनिशिएट कहां से हुआ था? साइफर इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने जलसे के अंदर खुद लहरा लहरा के कहा था कि मेरे पास साइफर है, और वो साइफर लेके आए थे और उन्होंने साइफर को कोट किया था और उसका बयानिया बनाया था, और वो बयानिया जो है वो झूठा साबित हुआ बाद में, और उन्होंने खुद एक मनगढ़ंत बयानिया बनाया। वो इसका इतराफ कर चुके हैं, जो मुल्जिम है साइफर का इमरान खान, वो इसका एक वाले जुर्म कर चुके हैं और वो इसके ऊपर शहादतें दे चुके हैं। उनकी वीडियो ऑडियो मौजूद है जब उन्होंने कहा कि साइफर पर खेलो, सियासत करो, इसको सियासी इक़दाम के लिए इस्तेमाल करो। साइफर एक ऐसा केस है जिसके ऊपर मजीद, और दूसरी बात यह कि साइफर के ऊपर ये फैसला देखकर उजरत में कोर्ट ने ये साबित किया है कि कोर्ट ने तो कह दिया कि फिर सीक्रेट एक्ट जो है वो किसी पे नहीं लगेगा फ्यूचर में, सबको बरी जमा कर दिया है। तो आप क्या इस तरह का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहां पे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी, कोई जो है जो उठेगा जो मर्जी कह देगा, आपने प्रेसिडेंट बना दिया, उसके बाद सब बरी जमा हो गए उससे ऑफिशियल जो है उससे सीक्रेट एक्ट से। और दूसरी बात यह है कि इसके शवाहिद इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये डिबेट शुरू करने वाला वो मुल्जिम था जो जुर्म कर चुका है, जो जुर्म का इकबाले जुर्म कर चुका है, जो शवाहिद खुद बारहा दे चुका है। अब कोर्ट का जहां तक फैसला है तो देखिए कोर्ट ने सियासत की बेस पे फैसला नहीं करना होता। जो सियासी जमातें होती है ना, देखिए मेहरबानों कुछ भी कहती है ना, इस पे आर्ग्यूमेंट कोई भी लेकर आती हैं, वो मैं उस पे इख्तलाफ मेरा हो सकता है लेकिन मैं उसका फिर भी एहतराम करूंगी, क्योंकि देखिए सियासत में हम कोई भी बयानियां ला सकते हैं, चीजें बाद में हम ट्विस्ट कर सकते हैं, चीजों को इधर से उधर लेकर जा सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन दे सकते हैं। लेकिन जो अदालतें होती है ना, उन्होंने कानून और आईन के मुताबिक फैसला करना है, उन्होंने सियासत के मुताबिक फैसला नहीं करना होता। मुझे क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा सियासी बू आती है। सलमा आपका पॉइंट आ गया है, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? उसके बाद मुजीबुर रहमान एब्सोल्युटली मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगी। सलमा भट्ट साहिबा ने कुछ बातें की, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए उजलत में फैसला वो हुआ था जो अडयाला जेल के अंदर एक बंद कोर्ट में अदालत लगती थी, रात 11-11 बजे तक चलती थी, और उसका जिस दिन, और ये सब जो बातें हैं ना ये कोर्ट में हुई, जिस दिन ये हुई डिस्कस, आई वाज गोइंग टू से दैट, ये हुई डिस्कस कि कितने बजे लिखा गया, कितने बजे दिया गया, सब डिस्कस हुई। और इनफैक्ट ये बात भी हुई कि जब खान साहब ने अपना जो बयान हल्फी देना होता है एंड में आपका, तो वो जब उन्होंने दिया उसकी कितनी देर के बाद ऑर्डर आ गया, तो वो विद इन एन आवर हर चीज 15 मिनट के अंदर सब हो गया। उस पे 87 पेजेस का ऑर्डर था, 76 उस पे भी बड़ी हैरत थी। तो उजलत उसे कहते हैं। ये केस, ये जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 महीने चली है। इसका जो जैसे कहते हैं ना, सलमान सफ्तर साहब ने इस केस को झंझोड़ के इसमें एक बहस जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई थी उसको मुकम्मल तौर पे रेजा कर दिया। इस केस में और कोई फैसला आ नहीं सकता था, उजलत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता यहाँ पर, ना इसके अंदर लीगल ना एविडेंशरी जो तकाजे होते हैं वो पूरे किए गए, और ये जज साहिबान ने खुद कहा। तो अब देखिए एक बयानिया ज़रूर बनाया गया था साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि जी इन्होंने गद्दारी की है, ये एक कंस्पिरेसी है, इन्होंने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है। अगर इस बात में कोई भी हकीकत होती तो कुछ तो प्रेजेंट कर सकते ये कोर्ट में और कुछ तो प्रूव होता, मगर नहीं हुआ क्योंकि ये बयानिया झूठ पर मबनी था। देखिए रिमांड बैक नहीं हो सकता था। रिमांड बैक तब होता कि अगर आप कहते कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इरेगुलरिटीज़ थी केस में। इसमें इरेगुलरिटीज़ नहीं थी, लीगल लकूनास थे, एविडेंस मिसिंग था आपके पास। द केस डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। दोस आर द फैक्ट्स। सो कमिंग टू शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक जो ट्वीट्स हुई हैं पीटीआई की तरफ से, सलमा भट्ट पीएमएलएन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस अपने ट्विटर अकाउंट पर नज़रसानी करे पीटीआई। फैसल वाडा साहब ने प्रिडिक्ट किया है कि पीटीआई बैन होने जा रही है। आप लोग फेवर करेंगे पीटीआई के बैन होने में? अच्छा, मैं सिर्फ इस बात का जवाब दूंगी, सिर्फ 1 मिनट में कहना चाहूंगी। जो आपने उजलत के फैसलों की बात की ना, देखिए इलेक्शन से पहले जो उजलत में 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को 3 सजाएं दी गई थी ना, बेसिकली वो उनको फायदा पहुंचाने के लिए दी गई थी। वो मुस्लिम लीग नून को नुकसान देने के लिए की गई थी कि लोगों का सेंटिमेंट जो है ना उसको बढ़ाए। अदालतों ने वो बहुत उजलत में 3 सजाएं दी। अब नुकसान हुआ है पीएमएलएन को? आप तो गवर्नमेंट में, पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, वफाक में भी आपकी गवर्नमेंट है। लेट मी कंप्लीट माय कमेंट। दूसरी बात ये है कि अब पोस्ट इलेक्शन उसको अब जो है उन सजाओं को रिवर्स करके फिर तरीके इंसाफ को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये वही सहूलतकारी है जो अभी जारी है और जो पिछले 6-7 सालों से हुई है, जो अदालती सिस्टम के अंदर से हमें नजर आती है। और ये सबसे बड़ा ये सियासतदानों के लिए सवाल नहीं है
सियासी पार्टियों के लिए सवाल नहीं है, ये खुद अदलिया के ऊपर एक सवाल है और उनकी अपनी पहचान और क्रेडिबिलिटी जो है वो लोगों के अंदर पजीराई जो है उसके ऊपर सवाल उठता है। ये अदालतों को सोचना पड़ेगा कि वो इस तरह के फैसले अपने को रिवर्स करें, क्योंकि सिर्फ ये फैसले नहीं हुए थे समय, थोड़ा सा हम रिमाइंड कराते हैं सबको, पुरानी बात नहीं है। साथ ही बल्ला भी छिन गया था जिस पे आज डिस्कशन होती रही है। उनके जो लीडर्स थे उनको कैंपेन करने की भी इजाज़त नहीं थी, वो पब्लिकली आ भी नहीं सकते थे। बहुत से लोग थे जिनको इलेक्शन लड़ने में डर लग रहा था। सो ये तमाम की तमाम बातें आपके ख्याल से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुई थी? देखिए, बल्ले का निशान ना तो मुस्लिम लीग नून ने छीना था, ना कैंपेन मुस्लिम लीग नून ने रोकी थी। मुस्लिम लीग नून तो खुद मतलब इलेक्शन लड़ी थी, अपनी कैंपेन लड़ी थी, उसको अपनी कैंपेन करनी थी। मुस्लिम लीग नून भी एक इलेक्शन के अंदर जो फरीक थे मुख्तलिफ, उनके अंदर से एक फरीक थी। मुस्लिम लीग नून किसी फैसला साजी के अंदर नहीं थी, पहली बात तो ये, लिहाजा ये सवाल मुस्लिम लीग नून से नहीं बनता। अच्छा, जो दूसरी, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो आप कह रही हैं कि शेख मुजीबुर रहमान वाली जो आप वीडियो की बात कर रही हैं, देखिए शेख मुजीबुर रहमान की जो वीडियो है उसकी टाइमिंग जो है और उसको जो तरीकाकार है ये बहुत खतरनाक है, आपको ये मानना पड़ेगा। देखिए, जब भी मुल्क किसी बेहतरी की डगर में जाने लगता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगती है, फॉरेन डेलीगेशंस आने लगते हैं, हमारे बायलैटरल इकोनॉमिक इश्यूज रिजॉल्व होने की तरफ जाते हैं। चाइना के साथ आज वजीर आजम गए हैं, सीपेक वापस आता है, यूएई से 10 अरब की आ रही है अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर गल्फ हमें कहता है कि 25 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है, अगर खारजी हमारे ताल्लुकात और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ पे मईशत बहाल होने की तरफ जा रही है, महंगाई अगर 32% से 17% पे जा रही है, तो एक ऐसे टाइम पे जब मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, इस बात से ना आप इनकार कर सकती है ना मैं कर सकती हूँ ना। ठीक है, टाइमिंग पे इतराज है, उसके मतन पे इतराज है, क्योंकि बहुत से आपने स्टेटमेंट्स देखे हैं चैनल्स पे, देखोगे मियां साहब की भी स्टेटमेंट चल रही है मुजीबुर रहमान के हवाले से। फरीहा स्टेटमेंट बहुत से हमारे नहीं है, कंफ्यूजन हमारे अंदर नहीं है, कंफ्यूजन पीटीआई के अंदर है। स्टेटमेंट मल्टीपल पीटीआई के हैं। रऊफ साहब कहते हैं मैं जानता ही नहीं इसको, मैं इससे बिल्कुल लाताल्लुकी है, मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद गौहर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा अमेरिका से ऑपरेट होता है, वहां से हुई। पंजूदा साहब कहते हैं नहीं नहीं शाबाश भेजी है खान ने उनको और ये यहीं से होता है। जैन भाई ने उस दिन कहा कि ये खान साहब की मर्जी से ट्वीट्स होती हैं, लिहाजा कंफ्यूजन इनके अंदर है। स्टेटमेंट वो नहीं करते, कभी वो कहते हैं कि ये हम सियासी मुमासलत करें। 10 साल का वो खा गए अयूब खान साहब का अरसा जो है और उनका किरदार 1971 के पीछे जो था, तो ये जो सारा कुछ है ये उनकी कंफ्यूजन है, ये उनकी मल्टीपल बयानी है। राइट, ये डिसाइड कर लिया गया है कि नहीं ट्वीट डिलीट होगी। हाँ, देखें, मैं एक इस मामले को हम उलझा रहे हैं, इसको अनकॉम्प्लिकेट कर देते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बातें की, अब हम मईशत पे भी बात करते हैं, मईशत पे क्या असरात हैं, किन किन इक़दामात के क्या असरात हैं, कौन मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर भी बात करते हैं। हमारी एक तारीख़ है, ठीक, आपने भी पढ़ी है, सिर्फ पाक स्टडीज़ तो हम सब नहीं पढ़ते ना, उसके बाद भी हम किताबों का मुताला करते हैं। आप कॉलेज में गए होंगे, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ी, वहाँ पर गुफ्तगू भी होती थी। इनफैक्ट वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स वाज पार्टीशन पे हमारा एक कोर्स था। तो देखिए, बहुत गुफ्तगू हुई। आप अपने माजी से, अपनी तारीख से आंखें नहीं चुरा सकते, चाहे वो कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो। I agree with you, it's an academic debate, but is it a political debate? बिल्कुल academic debate है, और मेरे ख्याल में उसको वहीं तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हम आगे मगर अपने माजी को रद्द करके नहीं बढ़ सकते। हम अपने माजी को देखिए, उससे सबक सीखें और आगे बढ़ें। देखिए, इस वक्त जो एक केस बनाया जा रहा है खान साहब के खिलाफ, और ये एक, मुझे तो वही बातें याद आ रही हैं कि जब 9 मई के बाद भी यही बयानिया बना था कि जमात पर हम पाबंदी लगाएंगे, इस जमात को हम तोड़ देंगे, ये जमात अब ख़त्म है, इस पे फलां हो जाएगा। सब कोशिश की, सब हरबे अपनाए, हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे, और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े हैं। तो खुदारा मेरी तो यही इल्तिजा है कि बस कर दीजिए, तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 6ठी बड़ी जमात है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे मकबूल तरीन जमात है। इस तरह महाज आराई पे अगर लगे रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हैं, और मईशत पे आते हैं, मईशत पे भी जरूर बात करें, लेकिन अब बातचीत आपस में करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा ना। राना साहब कहते हैं, ये डायलॉग में यही बात करते हैं कि मान लो हम सबसे बड़े हैं, मान लो मैंडेट हमारा, यानी फिर हम लोग किधर जाएं, इधर से कैसे बातचीत होगी? वहीं जाएं जहां आपको जेलों में डाल नहीं, देखिए, हम बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करते। आप लोग वहीं जाएं जहां अवाम ने आपको खड़ा किया है।
आवाम ने आपको ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बिठाया है, आवाम ने आपका बयानिया रद्द किया, आपको ऑपोजिशन में भेजा, आपको 17 सीटें दे के भेजा, आप वहां जाइए, आवाम की राय को हमेशा तस्लीम करेंगे तो आपको पजीराई मिलेगी। और अपने गिरबान में झांकिए और सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि मियाँ साहब 4 साल जलावतनी काटने के बाद पाकिस्तान वापस आए और सिर्फ 17 सीटें निकली नून की। जब तक नून लीग ये नहीं सोचेगी, जब तक अपने गिरबान में नहीं झांकेगी और ये नहीं देखेगी कि इसकी असल वजूहत क्या थी, तो वो कैसे उठेंगे यहाँ से। So if we let her respond, फिर आप इकोनॉमी भी बात कर लें। जी सलमा भट्ट साहिबा, बातचीत कैसे होगी? ये दोनों साइड्स का बिल्कुल अपोजिंग व्यू है, लगता नहीं है बातचीत होगी आपकी आपस में। देखिए, फरीहा गिरेबान में वो झांके जो 2018 में आरटीएस बिठाकर जिनको लाया गया, गिरेबान में वो झांके जिनको 2018 में फैज याब किया गया, गिरेबान में वो झांके जिन्होंने अदलिया की जो साजिश थी 2017 की, 3 दफा के वज़ीर आज़म को घर भेजने की और नाअहल करने की, वो झांके जिन्होंने उसका साथ दिया, जब वो चढ़ चढ़ के बोलते थे कंटेनर पर कि अब जो है अंपायर की उंगली खड़ी होने का इंतजार करते थे। गिरेबान में वो झांके, गिरेबान में वो झांके जिन्होंने 2018 में इलेक्टेबल्स को जन्म दिया और जो 2008 से लेकर 6 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद से लेकर 2018 तक जो पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिएट की थी इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने उसका जनाजा पड़ा 2018 में, गिरेबान में वो झांके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रही हैं डायलॉग की, तो देखें ये लोग कहते हैं जब ये इक्तदार में थे 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो तब हमने बात की मिसाके मईशत की हाथ बढ़ाने की, हम ऑपोजिशन में थे, हमने तब भी का साथ बैठकर डायलॉग करने की जरूरत है। इन्होंने कहा एनआरओ लेने आ गए हैं, लेकिन बात ये है कि तब हमें एनआरओ नहीं चाहिए था, हम तब बात करना चाहते थे। तब तो ये जो अब हम पे ये मैंडेट चोरी का जो इल्जाम लगाने की भोंडी कोशिश करते हैं, तब तो हमने इनका मैंडेट भी चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन डायलॉग के लिए तो ये तब भी नहीं बैठे। इसका मतलब है मैंडेट इशू नहीं है, इशू कुछ और है। ये इनकी जो लीडर की जिद और अना है जो इनको डायलॉग के लिए नहीं बैठने देती। तो उसके बाद एक बात ये याद रखें, ये कुछ भी कर लें, ये कहीं भी चले जाएं, ये जितना भी वक्त बर्बाद कर लें, लेकिन जब तक ये सियासी जमातों के साथ बैठना नहीं सीखेंगे, अपने अंदर सियासी रवैया नहीं लाएंगे, जमहूरी कदरें अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, तब जब ये पार्लिमानी जो इन्होंने गंद डाला, जो पार्लिमान के तकद्दुस का पामाल करने की इन्होंने रीत और रिवाज डाला, ये आगे नहीं जा सकते। राइट, सो ये बात है, सियासी जमातों को बैठना तो पड़ेगा। मैं इसमें यकीन रखती हूँ, मगर देखिए जहाँ तक पार्लिमान का तकद्दुस आता कहाँ से है? पार्लिमान का तकद्दुस आता है वोट के तकद्दुस से। तो जिन्होंने वोट के तकद्दुस को पामाल किया और रोंदा, देखिए ये भोंडी कोशिश नहीं है, ये हकायक हैं। आज आपके सामने है कि जो ट्राइब्यूनल में इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, जो कि मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि वो तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। जो लोग नंबर 3 पर आए हैं या जो हार गए हैं, वो भी अपने फॉर्म 45, मुस्तफा नवाज खोखर साहब अपने फॉर्म 45 लेकर आ गए, वो मैच हो गए। खुला खुला केस है। आज उसमें दिलचस्पी से ये हुआ कि PMLN के जो लोग हैं, जो कि फॉर्म 47 वाले जिन्हें हम कहते हैं, वो फॉर्म 45 देने से मतलब वो कायल ही नहीं है, वो देना ही नहीं चाहते, उनके पास है ही नहीं। उन्होंने आज पिटिशन दायर की थी ECP में कि नहीं जी इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो देखिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, हम तो फॉर्म्स भी लेकर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम सो सॉरी आप इकोनॉमी में बात नहीं कर सकी, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए उसको हम रख लेते हैं, लेकिन बातचीत ही से मामला आगे बढ़ेगा। किसी न किसी पॉइंट पर आकर ये इदराक होगा, सियासी जमातों को इकट्ठे बैठेंगे तो फिर ही मामला तय होंगे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।